हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। फिर आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छी क्लास। वो क्लास क्या है? जो भी हमारी क्लास चल रही थी, किन के लिए चल रही थी? 12th वाले एग्रीकल्चर ग्रुप वालों के लिए चल रही थी। कौन सी क्लास चल रही थी? हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर है, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र है। उसकी यूनिट कौन सी है? यूनिट नंबर 7 है, 7 है। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? तो फसलों की खेती का अध्ययन सेकंड है, कल्टीवेशंस ऑफ क्रॉप सेकंड रहने वाला है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये क्लास क्या है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। और अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है, ये कौन सी क्लास चलने लगी? 7 नंबर की क्लास है। तो जो पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो पुरानी क्लासेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लें और उससे जाके क्लासों को अवश्य देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, देखते हैं क्या है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए इंफॉर्मेशंस है। वो इंफॉर्मेशंस क्या है कि जिन भी स्टूडेंटों का सपना है कि मैं एक ग्रेजुएशन, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से कंप्लीट करूं, तो उन लोगों के लिए यह इंफॉर्मेशंस है। तो वो इंफॉर्मेशंस क्या है कि जो भी स्टूडेंट हैं 12th पास हैं या 12th में पास होने वाले हैं इस वर्ष, तो उनके लिए यह इंफॉर्मेशंस रहने वाली है। वो इंफॉर्मेशंस क्या है कि 12वीं परीक्षा के 5 दिन बाद से, जैसे अभी एग्रीकल्चर स्टूडेंटों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कब से? 12th वालों के कब से? स्टार्टिंग फरवरी 6 या 7 फरवरी से होने वाले हैं। कब तक चलेंगे? लगभग मार्च तक। ठीक है, स्टार्टिंग मार्च तक। तो जैसे ही आपके पेपर समाप्त होते हैं उसके 5 दिन बाद से हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। वो क्लासेस कौन सी हैं? जैसे एमपी पीएटी की बात करूं तो पीएटी की क्लास रहने वाली है। देखो, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस कराई जा रही हो, कौन कौन से हैं? जैसे एमपीपीएटी की, आईसीआर की, बीएचयू की, सीयूईटी की नवीनतम बैच प्रारंभ हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? आपके जैसे 12th का एग्जाम कंप्लीट होता है उसके 5 दिन बाद से हमारे इंस्टीट्यूट में क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे रहने वाले हैं? ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में मिलने वाले हैं। कैसी क्लासें रहेंगी? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रहने वाली है। ऑनलाइन जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दूर के हैं, वो कहते हैं कि हमारे में असमर्थ है सर, हम वहां नहीं रह सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है। कैसी रहेंगी? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाली हैं। कैसी रहने वाली हैं? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाली हैं। यदि आपको और कुछ इंफॉर्मेशंस चाहिए हो तो ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर फीस क्या रहने वाली है, कब तक कोर्स रहेगा, इसमें मटेरियल क्या क्या मिलेगा, तो आप सब कुछ इंफॉर्मेशंस इस नंबर से पा सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं, तो आप भी क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये रही आपके लिए इंफॉर्मेशंस। ज्यादा से ज्यादा बच्चों में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि पीएटी के क्रैश कोर्स, पीएटी है, आईसीआर है, बीएचयू है, सीयूईटी के हैं, तो क्रैश कोर्स उसके स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 12th के 5 दिन बाद से ही। जैसे आपका 12th एग्जाम कंप्लीट होता है उसके 5 दिन बाद से हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड ज्वाइन कर सकते हैं। ये रही आपके लिए इंफॉर्मेशंस। अब करते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है? अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का और लाइक वाली बटन को दबाकर लाइक करने का। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट व्यूज देते हैं, देखते हैं वीडियो को, लेकिन क्या करते हैं? आप लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक किया करिए ताकि हमें भी लगे कि हम एक अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज के जो हमारा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप सेकंड है उससे कितने नंबर का आने वाला है? उससे हमें 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है।
कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। सो इसमें कौन-कौन सी क्रोपे हैं? जो भी क्रोपे हैं उसमें इम्पोर्टेंट हैं और अधिकांशतः एग्जाम में पूछी हुई गई क्रोपे हैं और आशा है कि इस वर्ष भी पूछी जाएंगी। ठीक है, कंप्लीटली संभावना है। तो बात करते हैं चने की खेती की, कल्टीवेशन ऑफ चिकपी। ठीक है, तो बात करते हैं चना, जिसे हिंदी में चना बोलते हैं, उसको और किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में ग्राम कहते हैं। ग्राम को चिकपी के नाम से भी जाना जाता है और बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। चना, चना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। ग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? चिकपी के नाम से जाना जाता है और बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं उसके बोटेनिकल नेम की। तो उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? साइसर एरिटनम होता है। क्या होता है? साइसर एरिटनम होता है। इसकी फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनेसी होती है। लेग्यूमिनेसी या फेबेसी होती है। क्या होती है? फेबेसी होती है। फैमिली क्या रहने वाली है? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी रहने वाली है। इसमें बात करें क्रोमोसोम की, तो देखो जो हमारा चिकपी है या ग्राम है, इसकी दो वैरायटियां देखने को मिलती है, एक देसी चना, एक काबली चना। तो काबली चना का साइंटिफिक बोटेनिकल नेम क्या होता है? साइसर काबलियम होता है। क्या होता है? काबली चना का बोटेनिकल नेम साइसर काबलियम होता है, जबकि देसी चना का साइसर एरिटनम होता है। काबली चना क्या है? आपने देखा होगा जो बड़ा बड़ा चना आता है, क्या अपन बनाते हैं, छोले के रूप में उपयोग करते हैं, वो क्या होता है? काबली चना होता है। ठीक है, तो फैमिली क्या रहने वाली है? लेग्यूमिनेसी या फेवेसी रहने वाली है। बात करें क्रोमोसोम की, जो देसी चना होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 14 होते हैं। और जो काबली चना होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर 16 पाए जाते हैं। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन समझ में आया क्या? चना, चना का बोटेनिकल नेम क्या होता है? इसे दो भागों में बांटा गया है, एक देसी चना, एक काबली चना। देसी चना का साइंस बोटेनिकल नेम क्या होता है? साइसर एरिटनम होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2n बराबर 14 होते हैं। उसके बाद बात करें काबली चना की, काबली चना का बोटेनिकल नेम क्या होता है? साइसर काबलियम होता है। ठीक है, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 16 होते हैं। इसकी फैमिली क्या रहने वाली है? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली होती है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। तो इसका ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? तो इसका ओरिजिन प्लेस दक्षिण पश्चिम एशिया या अफगानिस्तान या भारत माना जाता है। चने का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? तो चने का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान या भारत माना जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसके दो रोगों के नाम बताइए। तो इसमें दो रोग कौन कौन से हैं? चने का उगटा और दूसरा तना विगलन। चने का उगटा या बिल्ट डिसीज चने का सबसे खतरनाक रोग होता है। क्या होता है? यदि आपसे पूछते हैं कि चने का सबसे खतरनाक रोग कौन सा है, तो चने का सबसे खतरनाक रोग कौन सा होता है? बिल्ट डिसीज होती है। दूसरा डिसीज कौन सा है? तना विगलन। ठीक है, बात करते हैं आगे। इस यूनिट से कितने नंबर का पूछे जाने वाला है? 4 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो अधिकांशतः इससे जो पूछी जाती हैं क्रोपे ही आती हैं। ठीक है, जो क्रोपे लाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावना है कि 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसके कीट की, कि चने में या चिकपी में कीट कौन कौन से देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं कीट की। तो एक कुतरा या कटुआ कीट जिसे कटवार्म के नाम से जाना जाता है। एक मिलता है फलीबेधक जिसे हम पोड बोरर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से इंसेक्ट देखने को मिलते हैं? एक कटुआ कीट जिसे कटवार्म्स बोलते हैं, एक होता है फलीबेधक जिसे हम क्या कहते हैं? पोड बोरर कहते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? बीज दर जिसे हम क्या कहते हैं? सीड रेट कहते हैं। तो देसी चना की सीड रेट अलग है और काबली चना की सीड रेट अलग होती है। तो देसी चना की सीड रेट क्या होती है? 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से होती है। जो छोटे चना होते हैं उनकी सीड रेट कम, जो बड़े चना होते हैं उनकी सीड रेट अधिक होती है।
तो देसी चना की सीड रेट कितनी होती है? 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। लेकिन जो काबली चना होता है, उसकी सीड रेट 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। कितनी होती है? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। बात करते हैं उपज की, तो इससे उपज कितनी प्राप्त होती है? तो देसी चना से 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो जाती है, जबकि काबली चना से 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। जो छोटा चना है उससे उपज अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, लेकिन जो काबली चना है उससे क्या होता है? उपज अधिक मात्रा में प्राप्त होती सॉरी जो देसी चना है उससे उपज अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, लेकिन जो काबली चना है उससे उपज क्या होती है? कम मात्रा में प्राप्त होती है। तो देसी चना की उपज 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से और काबली चना की 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या रहने वाला है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास खाद, मैन्यूर। ठीक है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो इसमें मैन्यूर या फर्टिलाइजर देने की कितनी आवश्यकता होती है? तो देखो, इसमें नाइट्रोजन 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 5 से 10 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसमें कितना खाद देते हैं? मैन्यूर या फर्टिलाइजर। तो बात करें 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 5 से 10 किलोग्राम पोटास देते हैं। बात करें देसी किस्मों की, तो किस्मों कौन सी हैं? देसी किस्मों की गौरव है और एक विश्वास है। बात करें चने की किस्मों की, तो देसी किस्मों में कौन सी है? एक गौरव है और एक है विश्वास। ठीक है, आगे बात करते हैं काबली चने की किस्मों की, तो के 4 है। के 4 है जिसे सफेद चना के नाम से भी जाना जाता है, और एक है LCC 32। क्या है? LCC 32 है। तो देसी चना की किस्में कौन सी हैं? गौरव है, विश्वास है। काबली चना की कौन सी हैं? के 4 है जिसे सफेद चना के रूप में जाना जाता है, और LCC 32 है। बात करते हैं आगे। ठीक है, वहां से चिकपी हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं पी की। ठीक है, एक क्रॉप हमारी कंप्लीट हो गई, कौन सी? ग्राम, जिसे साइसर एरिडियनम कहते हैं। अब बात करते हैं पी की। ठीक है, मटर की। ठीक है, तो मटर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइबम होता है। देखो, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए यह भी है कि देखो, जो अपन बोटेनिकल नेम लिखते हैं किसी भी स्पीसीज का या क्रॉप का, या आपकी वेजिटेबल क्रॉप का, या आपके क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप या एग्रोनॉमिकल क्रॉप। ठीक है, दो ही समझ लो, एग्रोनॉमिकल क्रॉप या हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जो हम क्या लिखते हैं? बोटेनिकल नेम लिखते हैं। उसके जैसे हिंदी से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी होता है। मुझे याद नहीं रहा, मैंने फर्स्ट क्रॉप कल्टीवेशन और फर्स्ट क्रॉप पढ़ा दिया, उसमें मैंने नहीं बताया, लेकिन इसमें बताए दे रहा हूं। जो भी वीडियो देख रहा है देख लेना। ठीक है, नहीं जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, वो क्या कर देता है? इसको कट कर देता है। कट क्यों कर देता है? क्योंकि हमारा जो बोटेनिकल नेम होते हैं या साइंटिफिक नेम होते हैं, वो कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं? इटैलिक भाषा में लिखे जाते हैं, मतलब तिरछे होते हैं। हम तिरछे नहीं लिख पाते, इसीलिए क्या करते हैं? उसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी होता है। तो यदि आप किसी भी स्पीसीज का या किसी क्रॉप का बोटेनिकल नेम लिख रहे हैं, तो उसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी होता है। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइबम। इन दोनों को अलग अलग करना होता है, जीनस का अलग और स्पीसीज का अलग। ठीक, तो मटर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनेसी या फेवेसी होती है। क्या होती है? फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेवेसी होती है। बात करें क्रोमोसोम की, तो 2n बराबर 14 होते हैं। कितने होते हैं? 2n बराबर 14 होते 2n बराबर 14 होते हैं। अब बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की, ओरिजिन प्लेस की, तो दक्षिण पश्चिम एशिया, भारत या इथोपिया माना जाता है। पी का ओरिजिन प्लेस कहाँ माना जाता है? तो पी का ओरिजिन प्लेस दक्षिण पश्चिम एशिया, भारत या इथोपिया माना जाता है। बात करते हैं मटर के रोगों की, तो मटर में दो बहुत ही खतरनाक या भयंकर डिसीजें लगती हैं। वो डिसीजें कौन सी हैं? एक है हमारा मटर का पाउडरी मिल्ड्यू रोग, एक होता है मटर का डाउनी मिल्ड्यू रोग।
अब आप मुझे बताओ कि मटर में जो पाउडरी एंड डाउनी मिल्ड्यू हैं, इनमें सबसे खतरनाक कौन सा होगा? पाउडरी मिल्ड्यू होगा कि डाउनी मिल्ड्यू होगा? तो किसी में भी यदि डाउनी मिल्ड्यू है तो डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है? सबसे खतरनाक डिसीज होती है। एक पाउडरी मिल्ड्यू और एक डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। तो डाउनी मिल्ड्यू क्या होती है? सबसे खतरनाक डिसीज होती है। अब बात करते हैं आगे। तो दो रोगों के नाम हो गए, मटर का पाउडरी मिल्ड्यू रोग और मटर का डाउनी मिल्ड्यू रोग, ठीक है। अब बात करते हैं मटर के कीट की। तो मटर में कीट कौन कौन से लगते हैं? तो मटर में कीट कौन कौन से देखने को मिलते हैं? मटर की बीबिल मिलती है और मटर का चैपा देखने को मिलता है। मटर में कीट कौन कौन से देखने को मिलते हैं? मटर में कीट की बात करें तो मटर की बीबिल मिलती है और मटर का चैपा देखने को मिलता है। अब बात करें इसकी सीड रेट की, बीज दर की, तो इसका बीज दर क्या रहता है? 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आवश्यकता होती है। इसकी सीड सोइंग के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आवश्यकता होती है। अब बात करें उपज, ठीक है, प्रति हेक्टर में ही उपज निकालते हैं, ठीक है। अब बात करें जो उपज होती है मटर की, हम दो पर्पज से लेते हैं। एक फलियों के उद्देश्य से कि अपन क्या करते हैं, मटर को ग्रो करते हैं, उसकी फलियों को मार्केट में बेच देते हैं, एक वो पर्पस हो गया। दूसरा हमारा पर्पस होता है उससे सीड प्राप्त करना, ठीक है। तो दाने की उपज कितनी मिलती है? 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से प्राप्त हो जाती है, जबकि हरी फलियों की उपज 80 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से प्राप्त हो जाती है। समझ में आ रहा है यहाँ काम क्या है? यहाँ काम है हमारा बताना, आपका काम है याद करना, ठीक है। तो कीट कौन कौन से लगते हैं? मटर का बीबिल, मटर का चैपा लगता है। बीज दर क्या रहती है? 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से रहती है। बात करें उपज की, तो उपज में पर्पस के आधार पर अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मैं दाने की बात करूं तो दाना हमें 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टर की दर से प्राप्त हो जाता है। यदि हरी फलियों की बात करूं तो 80 कुंटल प्रति हेक्टर की दर से हमें उपज प्राप्त हो जाती है। बात करें खाद की, तो खाद या मैन्यूर या फर्टिलाइजर जिसे बोलते हैं, तो नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता होती है? 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस की 70 किलोग्राम फास्फोरस तथा पोटास की 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है, ठीक है। कितनी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की 25 किलोग्राम, फास्फोरस की 70 किलोग्राम और पोटास की 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आवश्यकता होती है। अब बात करें सामान्य किस्में, इसकी किस्मों के बारे में, तो अर्ली दिसंबर, हर भजन और बोन विले है। कौन कौन सी किस्में हैं? अर्ली दिसंबर है, हर भजन है और बोन विले रहने वाली हैं। बात करें आगे, तो ये हो गया हमारा पी कंप्लीट। हमने कितनी क्रोपों को पढ़ लिया? एक चिकपी या चना जिसे बोलते हैं, साइसर एरिटनम या साइसर काबलियम, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने पी पाइसम सटाइबम। अब बात करने वाले हैं हम शुगर केन की, ठीक है। देखो, तो शुगर केन का बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो इसकी वानस्पतिक नाम की बात करें तो सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। क्या होता है? गन्ने का बोटेनिकल नेम क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। फैमिली की बात करें तो ग्रेमनी या पोएसी होती है। क्या होती है? ग्रेमनी या पोएसी होती है। क्या होती है? ग्रेमनी या पोएसी होती है। शुगर केन का बोटेनिकल नेम क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। फैमिली कौन सी होती है? पोएसी या ग्रेमनी होती है। बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, तो इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया, भारत तथा न्यू गुआना माना जाता है। इसका ओरिजिन प्लेस क्या माना जाता है? दक्षिण पश्चिम एशिया, भारत तथा न्यू गुआना माना जाता है। अब इसके दो रोगों की बात करें तो एक रोग है इसका गन्ने का सबसे खतरनाक रोग कौन सा होता है? गन्ने की लाल सड़न, सड़न बोलते हैं, ठीक है, साइन लाल सड़न या जैसे रेड रॉट के नाम से जाना जाता है। गन्ने का सबसे खतरनाक डिसीज कौन सा होता है? गन्ने का लाल सड़न रोग। दूसरा है हमारा उक्टा जिसे बिल्ट डिसीज कहते हैं।
तो गन्ने के जो यदि रोग पूछता है तो कौन सा लिख सकते हो? गन्ने का रेड रॉट जिसे लाल सड़ा रोग बोलते हैं, और एक है हमारा बिल्ट डिसीज। बात करते हैं आगे। बात करते हैं कीट की कि गन्ने में कीट कौन कौन से लगते हैं। तो गन्ने का सबसे खतरनाक कीट कौन सा होता है? तो पायला कीट सबसे खतरनाक होता है, मतलब गन्ने को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद बात करते हैं गुरदासपुर बेधक, दीमक व सभी बेधक जितने भी बोरर होते हैं वो क्या करते हैं? गन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं या गन्ने के कीट होते हैं। कौन कौन से कीट हैं? पहला पायला है, दूसरा गुरदासपुर है, गुरदासपुर बेधक है, अगला दीमक है, वह सभी बोरर इसके इंसेक्ट होते हैं। बात करते हैं आगे बीज दर की। तो इसके 2 से 3 आंख वाले, क्योंकि अपन गन्ना सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं तो छोटे छोटे सेट बनाते हैं। सेट बनाते हैं मतलब उसका वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके गन्ने को क्या करते हैं? हम ग्रो करते हैं। तो उसका जो सेट होता है वही एक क्या है? उसका सीड होता है। तो क्या है? वह एक वेजिटेटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे हम बीज दर की। तो जो हम वेजिटेटिव पार्ट यूज करते हैं, गन्ने के जो सेट उपयोग करते हैं, सेट क्या होता है? गन्ने का एक वेजिटेटिव पार्ट होता है जिसका उपयोग हम सोइंग के लिए करते हैं। ठीक, तो 2 से 3 आंख वाले 35,000 से 40,000 टुकड़े या 70 से 80 कुंटल गन्ने की आवश्यकता होती है। तो इसकी बीज रेट या सीड रेट कितनी होती है या बीज दर कितनी रहती है? तो इसके लिए सीड रेट जो होती है 2 से 3 आंख वाले 35 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है यदि हम वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करके बनाते हैं, क्योंकि जो गन्ने का सेट होता है उसके एक सेट में 3, 4 या 5 आंखें पाई जाती हैं। लेकिन इसमें मिनिमम क्या कहा गया है? यदि 2 से 3 आंखें भी हैं, बर्ड्स भी हैं, तो कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है? 35,000 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं यदि हम गन्ने को वजन के अनुसार वो होते हैं तो 75 से 70 से 80 क्विंटल गन्ने की आवश्यकता होती है। यदि हम तौल करके या बेट करके उसकी सोइंग करते हैं तो 75 से 80 क्विंटल किसकी? गन्ने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम उपज की प्रति हेक्टर। तो 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से उपज प्राप्त हो जाती है। तो हमें इससे उपज कितनी मिलती है? 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से उपज मिल जाती है। अब बात करते हैं खाद की, मैन्यूर से फर्टिलाइजर की। तो नाइट्रोजन कितना देना पड़ता है? 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फास्फोरस की कितनी आवश्यकता होती है? 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और पोटास की आवश्यकता कितनी होती है? 60 से 80 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। यह प्रति हेक्टर की दर से इतना देते हैं। कितना देते हैं? नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम, ठीक है, फास्फोरस 80 से 100 किलोग्राम, पोटास 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से क्या करते हैं? गन्ने में देते हैं। अब गन्ने की कुछ किस्मों की बात कर लें कि गन्ने की किस्में कौन कौन सी हैं। तो एक भवानी है, कल्याणी है, CO 775 है और 1148 है। 1148 क्या है? CO 1148 है। क्या है? CO 1148 है। तो ये हो गई शुगर केन की वैरायटी। कौन कौन सी वैरायटी है? भवानी हो गई, कल्याणी हो गई, CO 775 हो गई, CO 1148 हो गई। ये हो गई हमारी शुगर केन की वैरायटीज या कल्टीवर्स। सो जितना भी था हमारी 3 क्रॉपें थी जो मैंने इंपॉर्टेंट थी आपके लिए लाए। ठीक है, सो अब मिलते हैं एक नई नई वीडियो के साथ या नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।